नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार में 24 सीटें गेम चेंजर है। जो जीतेगा उसी की सत्ता बनेगी। ये ऐसी सीटें हैं, ये 24 सीटें ऐसी सीटें हैं जहां SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जो डॉक्यूमेंट्स पूरे राज्य में एक्सेप्ट किए गए वो इन 24 सीटों पर वोट करने वालों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं बात कर रही हूं सीमांचल की वो 4 विधानसभा क्षेत्र की 24 सीटों की। इन्हीं सीटों में छिपा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पर ताज सजेगा। आखिर सीमांचल का सियासी खेल बिल्कुल अलग क्यों है? बिहार चुनाव में सीमांचल सबसे अहम इलाका बना हुआ है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया की मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की AIMIM, प्रशांत किशोर की जनसुराज, भाजपा, JDU, कांग्रेस, RJD, इन तमाम पार्टियों के बीच का मुकाबला बड़ा दिलचस्प बन गया है। यहां का वोट बिहार की सत्ता तय करता है। बिहार चुनाव में इस बार सबसे अधिक निगाहें अगर किसी क्षेत्र पर है वो सीमांचल है। नेपाल और बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ ये इलाका राजनीतिक तौर पर सत्ता की चाबी बन चुका है। यहाँ के मुस्लिम बहुल आबादी, बदलते समीकरण और नई ताकतों की एंट्री ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। दरअसल क्या है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सीमांचल यानी किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया इलाका सबसे अहम बन गया है। यह इलाका न सिर्फ नेपाल और बंगाल की सीमा के साथ सटा हुआ है बल्कि 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर है। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम वोट बैंक जो है, वो बिहार की सत्ता में कौन बैठेगा या किसकी सरकार बनेगी इसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किशनगंज में करीब 68% मुस्लिम वोटर्स हैं, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। वे 24 सीटें कौन कौन से हैं जिसके बदौलत बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तय होने वाला है। वो 24 सीटें एक एक विधानसभा क्षेत्र के हर एक सीट के बारे में आपके सामने मैं वो सीटें रखूंगी। पहला बात करें तो अररिया है। अररिया विधानसभा जिनके अंडर 6 सीटें हैं, नरपतगंज, रानीगंज, परवेजगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी। वहीं अगर किशनगंज की बात की जाए तो 4 सीटें किशनगंज के हैं और जिसमें बहादुरगंज है, ठाकुरगंज है, किशनगंज है और कोचाधमन है। दोस्तों पूर्णिया विधानसभा की बात करें तो 7 सीटें पूर्णिया के अंडर है। अमौर, बायसी, कस्बा, बनमनखी, रुपौल, धमदाहा और पूर्णिया। कटिहार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 7 सीटें हैं अंडर कटिहार के अंडर। एक कटिहार है, कदवा है, बलरामपुर है, मनिहारी है, बरारी है और कोढ़ा है। अब दोस्तों पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए, बिहार की राजनीतिक समीकरण की बात करें, मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो ये इलाका जो है ना, ये जो 24 सीटें हैं इसमें रजत यानी RJD और कांग्रेस के ये मुस्लिम यादव यानी MY, मुस्लिम प्लस यादव समीकरण का ये गढ़ माना जाता है। लेकिन 2020 में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीत करके इस पुराने समीकरण में बड़ी सेंध लगा दी थी और समीकरण को पूरी तरीके से बदल दिया था। AIMIM या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जैसे ही 5 सीटें यहां पर जीती थी, वो तो बाद की बात है। इसमें से 4 विधायक जो है वो बाद में जाकर के RJD शामिल हो गए थे। लेकिन AIMIM की जो एंट्री 2020 में यहां पर हुई थी उससे सीमांचल का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया था। और इस बार के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, जिनमें सीमांचल की 35 मुस्लिम बहुल सीटें शामिल है, जैसे ठाकुरगंज है, बहादुरगंज है, अमौर है, बायसी है, कोचाधामन है और किशनगंज है। ओवैसी का मकसद मुस्लिम वोट को सिर्फ
बैंक नहीं बल्कि निर्णायक ताकत बनाना है। ये उनका ही मतलब असदुद्दीन ओवैसी के बयान के तौर पर अगर देखा जाए तो। वहीं अगर आरजेडी और कांग्रेस की बात करें, और आरजेडी और कांग्रेस पर यह आरोप असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम लगा रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों, वोट के तौर पर या वोटर्स या वोट बैंक के तौर पर कौन सी पार्टी है जो जनता को, आम पब्लिक को इस्तेमाल नहीं करती? चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस की बात करें, जेडीयू की बात करें, किसी की भी बात करें। दोस्तों, सत्ता में इस बार आने के लिए ये 24 सीटें जीतना किसी भी गठबंधन के लिए बड़ा अहम है। जो गठबंधन ये 5 सीटें जीतेगा वो सत्ता पर काबिज होगा। पिछले बार यहां की अगर बात करें तो इस बार तो दोस्तों जनसुराज ने भी उम्मीदवारों में कई मुस्लिम चेहरों को शामिल कर दिया है। उनका फोकस भी विकास, शिक्षा, रोजगार पर है, जो सीमांचल के पढ़े लिखे युवाओं को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 24 में से यहां पर 12 सीटें जीती थी। अच्छा प्रदर्शन था एनडीए का भी। 24 में से 50% मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी 50% सीटें यहां पर एनडीए जीत करके गया था। महागठबंधन ने यहां पर 7 सीटें महज जीती थी। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। उसके बाद 4 महागठबंधन में या फिर आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब दोस्तों, इस बार एआईएमआईएम की बात करें, जनसुराज, दोनों ही विपक्ष के ये पारंपरिक वोट बैंक को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं और इसका खामियाजा हो सकता है कि महागठबंधन को आगे चल करके भुगतने होंगे। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि सीमांचल अब सिर्फ सीमा नहीं बल्कि बिहार की सत्ता की कुंजी बन चुका है। लेकिन क्या बीजेपी, जेडीयू, इधर कांग्रेस, आरजेडी, जनसुराज, कई पार्टियों के चलते क्या यहां पर वोट जो है वो बटेगा? क्योंकि आरजेडी मतलब भाजपा या जेडीयू को, एनडीए को वोट ना करने वालों के लिए ऑप्शंस कई हैं। एआईएमआईएम है, जनसुराज है, महागठबंधन है। ऐसे में क्या विपक्ष का वोट यहां पर बटेगा और उसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को होने वाला है? लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये M+Y यानी मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक जो है वो महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। और उस ताकत के हिसाब से इन 24 सीटें, ये जो गेम चेंजिंग 24 सीटें हैं ना, इसने पूरी तरीके से बिहार की सत्ता में सत्ता पलट करने की क्षमता रखती है ये 24 सीटें। अब ऐसे में यहां पर माना जाए तो विपक्ष का गढ़ है। विपक्ष यहां पर बड़ी आसानी से चुनाव जीत तो सकता था, लेकिन यहां पर एआईएमआईएम और जनसुराज की एंट्री ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा और उसका फायदा सीधा भाजपा को या जेडीयू को या एनडीए को हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है? सीमांचल की इन 24 सीटों पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।